हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलेनियस में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 1 मैथ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ नोट्स, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो इस नोट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। तो ये जो नोट्स आप लोग अभी दिए हैं, उस नोट्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को डाटाबेस समझ के उसको याद कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, कंडीशन होता है, उसी वक्त पूछ दिया है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बारे में कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर लिखा है क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर क्यू क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। और बी क्या होता है? भाजक होता है, भाजक। ठीक है, और ये भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। और ये आर तो सबको पता रहता है, ये क्या होता है? ये एक शेषफल होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि भाज्य दिया है, भागफल दिया है, तो भाजक कैसे क्या होगा, ऐसे करके ऑप्शन में ये दे देगा दो को और एक को पूछ लेगा। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा। तो आओ इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इस भाग विधि से आसान होता है सॉल्व करना, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे भाग विधि से सॉल्व करें। तो यहाँ पे लिख लेंगे जैसे भाग दिया जाता है सेम उसी तरह। तो ऐसे लिख लीजिए 200, यहाँ पर 55 हो जाता है। ठीक है, और जो 255 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में लग हो जाएगा। ठीक है, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के 5, और ये 15 के 5 ये 6 हो जाएगा। ठीक, और 6 एक 7 हो जाएगा, यानी 765 आ। जब हम घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पर 6 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो ये 1 आएगा। और ये 255 जो दिख रहा है, अब इसको 1 से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 255। ठीक है, ये 2 है, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना बच्चों। तो अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20, यानी 204 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर 2 2 तो कटता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 55 में से 4 घटेगा तो 51 बच जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 51 हो जाएगा। और 51 से डिवाइड करेंगे 102 में। ठीक है, और यहाँ पे ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर साइड में कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है 51 डिवाइडेड 2, 102। जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो कितना जाएगा? 102, और ये कट जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग किए हैं, जो प्रोसेस किए हैं, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे एक ए 867 को मान के लिखेंगे, तो माने कि ये 867 ए है, और यहाँ पे हो जाएगा बी कितना हो जाएगा? 255। ठीक है, और भागफल हो जाएगा 3, प्लस शेषफल हो जाएगा 102। आई होप ये सारे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है 255, 255 को ये मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 255 में भाग दिया है किससे? 102 से 2 बार में गया है, शेषफल आया है 51। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। ठीक है, अब इसको 102 को ए मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 102, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 102 में भाग दिया है 51 से, तो कितने बार में गया है? तो 2 बार में गया है, और पूर्ण रूप से कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आ रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी तरह से कट जा रहा है, तो शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग का इंतजार रहेगा शेषफल 0 कहाँ आ रहा है,
किससे कट जा रहा है पूर्ण रूप से वो संख्या, तो 51 से कट रहा है, किससे 51 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाता है 51। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 74 और 29 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग घर पे बैठ के आसानी से इसको निकालिएगा। ठीक है, अब मेहनत आप लोग करने की जरूरत है, मुझे नहीं है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है जो मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका गुणनखंड आप लोग निकालिएगा और देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। तो शुरू शुरू में हम लोग जो बेसिक पढ़ाया जाता है फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें चिल्ला चिल्ला के सारे मास्टर बताते हैं कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं वही संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो तो किस किस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है ऑप्शन नंबर ए में √2। तो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है √3। √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पूछा है परिमेय संख्या। और यहाँ पे √d में कह रहा है 5, तो 5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। जहाँ रूट दिख जाए और कट के इसका मतलब जहाँ रूट दिख जाए और उसका वर्गमूल ना हो तो समझ लो वो संख्या अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में कह रहा है कि √4, तो √4 का वर्गमूल करते हैं तो 2 निकल के आता है, और 2 के चाहेंगे तो हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। जब पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसी ऋणात्मक संख्या जिसका वर्ग 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक -1 ही तो एक संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 1 के बराबर होगा। ऐसा कोई और भी संख्या है जिसका वो ऋणात्मक हो और उसका वर्ग करे तो वो 1 के बराबर है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, बस -1 ही है एक ऐसी संख्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि क्या कहलाता है, तो वर्गमूल संख्या। वर्गमूल संख्या तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। और कह रहा है घनीय संख्या, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। और कह रहा है धनात्मक संख्या, तो कई को बचा यहाँ पर दिखेगा, माइनस का स्क्वायर हुआ था यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, तो प्लस क्या है, धनात्मक संख्या है। तो कई को बचा, इसको टिक करके आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या ए तथा बी का लसा तथा मौसा क्रमशः सी तथा डी है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, उसको सोल्व करना है। तो आओ इसको निकाल लेते हैं। तो जो अभी नोट्स लिखवाए हैं उसमें सबसे नीचे में लिखा है कि एलसीएम गुणे सीएफ लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्या ए तथा बी का लसा तथा मौसा क्रमशः सी तथा डी है तो कौन सा कंडीशन इसमें सही होगा। तो आओ इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, अब पिछले जो स्लाइड आप लोग को दिए थे नोट्स के तौर पे, तो उसमें लिखा है सूत्र। तो सूत्र को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होता क्या है कि एलसीएम गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू में होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं 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 का गुणनफल। ठीक है, इतना शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कई कई जगह ऑप्शन में यदि सूत्र में दिया रहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ दो संख्याओं का गुणनफल, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसको सर्च करके देख लेते हैं क्या होगा। तो एलसीएम कितना दिया है, सी दिया है, एलसीएम को सी मान लिए दिया है, और एचसीएफ कितना है, डी है। और यहाँ पे कह रहा है दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या को एक संख्या को ए मान लेते हैं और ए को बी, तो दो संख्या का गुणनफल। जब इसको सही से लिख देंगे तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो संख्या क्या कहलाता है। तो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट स्लाइड में ये कोई भी टीचर हो पढ़ाता है कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का ही परिभाषा होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। और इसी का विपरीत होता है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घात का दशमलव प्रसार सीमित है, यानी सीमित हो सकता है, बोल सकता है, चाहे शांत बोल सकता है। तो उसका एक कंडीशन होता है अंश बटा हर में, अंश बटा हर होता है कोई संख्या अगर लिखा हो बट्टे में तो। और ये नियम कहता है कि जो हर होता है उसमें केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 से केवल गुणनखंड होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में देखो तो किसमें 2 और 5 का गुणनखंड दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2 के पावर 0 और 3 के पावर 2, तो इसमें तो 2 दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये कट जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि 5 के घात 1 और 7 के घात 2, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे हम लोग को देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। ठीक है, तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और इसमें तो कह रहा है कि 2 है, 2 तो है लेकिन 3 इसमें दे दिया है, 5 नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसमें डी में कह रहा है कि 2 है और 5 है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर रूट में जो भी संख्या होता है अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो समझ जाना आगमूल के एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर दिख रहा है रूट 25 प्लस रूट 3, तो यहाँ से तो हम क्या करेंगे, रूट 25 को क्या लिख सकते हैं 5, कहें से कि 25 का वर्गमूल 5 होता है प्लस रूट 3। ठीक है, हम लोग तो पता है कि 5 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन में कहता है कि रूट अपरिमेय संख्या हो और परिमेय संख्या है, दोनों का जब योग करते हैं तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकल के आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 3, तो रूट 9 का तो वर्गमूल सबको पता होता है 3 होता है, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल किसी को नहीं पता है, दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 दिख रहा है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है 1/√4, तो रूट 4 का ये थी वर्ग कितना होता है, तो 2 होता है, तो इसको तो हम 1/2 लिख सकते हैं। और ये डायरेक्ट दिख रहा है कि पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो ये विषम पूर्णांक पूछा है कि रूप क्या होता है, तो इस दोनों कंडीशन को लिख देते हैं, विषम पूर्णांक भी और सम पूर्णांक भी। तो विषम पूर्णांक के लिए होता है, विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक के लिए होता है 2m+1। ठीक है, और सम पूर्णांक के लिए होता है, सम पूर्णांक के लिए होता है 2m। और इसमें जो ये कंडीशन दोनों में दिया गया है, दोनों में कोई भी संख्या यहाँ पर दोनों में पुट करके रख लो, पुट करो रखो। ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक है, इसमें सम संख्या पुट करो चाहे विषम संख्या पुट करो, ये हमेशा विषम संख्या ही आएगा।
हमेशा विषम संख्या ही आएगा। और यहाँ पे लिखा है 2m, इसमें भी कोई भी संख्या पुट करो, विषम पुट करो, सम पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी एक ये सम संख्या आएगा, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना कंडीशन है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम में इस बार मान लो विषम संख्या के लिए पूछा है तो आगे सम संख्या के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इस दोनों कंडीशन को याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दशमलव का प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं पीछे हर में 2 और 5 का गुणनखंड निकालने वाला है, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो हम लोग को ऊपर क्या लिखा है उसको नहीं देखना है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है उसको नहीं देखना है, नीचे जो लिखा है उसको देखना है। तो बारी बारी से ये चारों जो नीचे लिखा है चारों का गुणनखंड निकाल लेते हैं, देखते हैं किसमें 2 और 5 आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 91 लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, ठीक है। और ऑप्शन बी में दिया है 23, 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 23। और ऑप्शन सी में कह रहा है 80, तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बचे 80, ठीक है। और ये ऑप्शन डी में कह रहा है 45, तो 45 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 45 का हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर 3 होगा यार, यहाँ पर 3 होगा, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, ठीक है। तो ऑप्शन ए में चेक करो कि इसमें 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है, 2 और 5 आना चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। और इसमें कह रहा है कि 2 के पावर, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5, तो इसमें देख रहा है कि 2 के पावर भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी 2 भी है और 5 भी है, यानी ये दशमलव प्रसार शांत होगा पक्का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.87 पे बार लगाइए, जो बार होता है ये रिपीटेड का साइन होता है, ये बार बार साथ आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ से 0, जैसे इसको क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे, तो जो बार लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 7 7 7, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग x बराबर मान लेंगे, x बराबर लिखा है 0.8777 ये करके लास्ट तक गया है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन 1। और इसको क्या करेंगे, समीकरण एक में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 1.1 अंक टिक जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.777, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। और पुनः इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में अब इस बार 10 से गुणा किए थे, 10 से गुणा किए थे, अब क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, और ये एक अंक दशमलव खिसका है ना, तो वहां पे 2 अंक खिसक जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 87.77 अब इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, घटाएंगे तो घटा के यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 100 में से 10x घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 90x, ठीक। और ये 87 दशमलव यहाँ पर लिखिए देते हैं, डायरेक्टली यहाँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 87.77 डैश करते हुए, अब ये माइनस में 8.7, और जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90x, ठीक। और ये 7 तो उधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 87, अगर बचेगा 8, 87 में से 8 घटेगा तो 79 आएगा, ठीक है।
और यहाँ से x का मान निकल के आएगा 80/90। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर देखो तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 540 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो ये गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है, तो आओ इसे गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर 540 का गुणनखंड निकालेंगे, तो ये 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 270 बार में जाएगा। कितने बार में, 270 बार में। ठीक है, यहाँ पे 270 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 3×27 और ये 0 है तो 0। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30×90 और फिर 3 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, और इस गुणनखंड को हम लोग यहाँ पर सामने लिख लेते हैं, 2×3×3×3×5×2। ठीक है, और इसको थोड़ा और सजा के लिखेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 2 के पावर x है तो x कितना यहाँ से आ रहा है 2, और 3 के पावर y है तो y कितना आ रहा है 3, और कह रहा है कि 5 के पावर z है, यानी z कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, तो x 2 है प्लस y 3 है और माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है 2.3, इस पे बार लगा है, तो इसको हम चाहे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है √13 और मल्टीप्लाई कर रहा है √13 से, तो √13 मल्टीप्लाई होता है तो 13 आ जाता है, और 13 को 13/1 लिख सकते हैं, और ये p/q के रूप में लिखा है, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं, दोनों परिमेय संख्या नहीं पूछा है, अपरिमेय संख्या पूछा है। तो ऑप्शन डी में कह रहा है कि 10/√100, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 10 का वर्गमूल होता नहीं है, नीचे 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो रूट में 10/10 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये कह रहा है ऑप्शन सी में 4 से 41, तो 4 से 41 डायरेक्ट 21 का वर्गमूल होता है, और इसको हम लोग 21/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे p/q के रूप में लिखा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये तीनों तो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूछा क्या है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ध्यान रखना कि चाहे अभाज्य संख्या की बात आ जाए, जहां भी अभाज्य संख्या की बात आ जाए वो उसका HCF निकालोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि m बराबर 5 है, ठीक है, और n बराबर 7 है, तो 5 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, अभी आप लोग को ये दिख रहा है दोनों 5 और 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का HCF कितना आता है तो 1 आता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।